कंट्री वाइड। इस कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है केंद्रीय श्रम मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ भेंटवार्ता। उनके साथ बातचीत कर रहे हैं समाचार विश्लेषक एस रंगाभाष्यम। तोमर साहब, 5 महीने से ज्यादा वक्त हो चुका है आपने जब से मंत्रालय संभाला है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्रालय माना जाता है और जैसा कि प्रधानमंत्री साहब भी अब कह रहे हैं मेक इन इंडिया कार्यक्रम, अब उसमें जो श्रम मंत्रालय है और जो श्रमिक हैं, देश के वर्कर्स हैं, लेबर फोर्स है, वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करेंगे। क्या लगता है आपको कि क्या बड़ी चुनौतियां हैं जो मंत्रालय को फेस करनी पड़ रही है? सरकार के गठन को लगभग 5 माह हो रहे हैं। इन 5 माह में प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के विकास को और समस्याओं के निराकरण को एक अलग प्रकार की गति प्राप्त हुई है। उसके कारण पूरे देश में सभी वर्गों में एक अच्छा माहौल है। एक नई आशा का संचार हुआ है और मोदी जी उस आशा को और बढ़ाने में पूरी ताकत के साथ लगे हुए हैं। समस्याएं निराकृत हों, ये उनकी प्राथमिकता हमेशा रहती है। जहां तक श्रम और रोजगार मंत्रालय का सवाल है, मैं समझता हूं कि अगर इसका दायरा देखें तो सबसे बड़ा मंत्रालय, देश के 7% लोगों को छोड़कर बाकी कमोबेश सब श्रमिक की परिभाषा में ही आते। कुछ श्रमिक संगठित हैं, कुछ श्रमिक असंगठित हैं, कुछ कुशल हैं, कुछ अकुशल हैं, कुछ अर्धकुशल हैं, कोई ठेका कामगार है, कोई सरकारी कार्यालय में काम करता है, लेकिन कुल मिला के वो इस मंत्रालय के इर्द गिर्द ही परिधि में रहते हैं। श्रम मंत्रालय का जो मुख्य दायित्व है वो है श्रमिकों के हितों की सुरक्षा। दूसरा, जो नियोक्ता है उनके उद्योग को चलाने में सरलता रहे, वो बिना किसी भय के अपने उद्योग को स्थापित कर सकें, चला सकें, इसके लिए अच्छा वातावरण प्रदान करना। और इस दृष्टि से हमारी कोशिश रहती है कि त्रिपक्षीय वार्ता की बुनियाद के आधार पर हम सभी विषयों को विचार विमर्श करें और उनको निर्णय तक पहुंचाएं। यह सच है कि जब श्रमिकों से बात करो तो श्रमिक अपने हित की बात करता है, नियोक्ताओं से बात करो तो वो अपने हित की बात करते हैं। बीच का रास्ता निकालना सरकार का काम है, क्योंकि हमारी मान्यता है कि श्रम और पूंजी दोनों का समन्वय होना चाहिए। पूंजी अकेली होगी तो काम नहीं चलेगा और श्रम अकेला होगा तो काम नहीं चलेगा। आज सरकार के सामने भी, मेरे विभाग के सामने भी सबसे बड़ी जो चुनौती है वो बेरोजगारी समस्या की है। भारतवर्ष में युवाओं की संख्या बहुत है और इसलिए प्रतिवर्ष 1 करोड़ लोग लेबर फोर्स में शामिल होते हैं। ये जो 1 करोड़ लोग लेबर फोर्स में शामिल हो रहे हैं, इनके लिए रोजगार सृजन हो, यह आज की महती आवश्यकता है। और इस दृष्टि से मेरा विभाग बड़ा त्वरित गति से काम कर रहा है और हमारी कोशिश है कि मजदूरों के क्षेत्र में भी माहौल में सुधार आए और मजदूर भी उद्योगों को संरक्षण देने की मानसिकता में आए और नियोक्ताओं के भीतर भी वातावरण सुधरे, वो अपना कारखाना लगाएं तो उसमें अधिक से अधिक रोजगार सृजित हों, यह मानसिकता उनकी भी बने। इसके लिए जो आवश्यक कानूनों में सुधार हैं, तो उन सुधारों की तरफ भी हम जा रहे हैं और एक अच्छा माहौल मिले, ये हमारी कोशिश है। तोमर साहब, बात करते हैं श्रमेव जयते कार्यक्रम के। हाल ही में ये लॉन्च हुआ और प्रधानमंत्री जी ने ही इसे लॉन्च किया। बहुत बड़ा कार्यक्रम है। इसमें आप किन क्षेत्रों को बेसिकली टारगेट कर रहे हैं और इसकी जो मेन फीचर्स हैं वो क्या हैं? मैंने जैसा पहले बताया कि हम 2 वर्गों के प्रति पूरी तरह जवाबदेह हैं, नियोक्ता और श्रमिक। पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते ये बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है और इस योजना के क्रियान्वयन के पश्चात श्रम विभाग के कार्यकलापों में पारदर्शिता भी आएगी, सरलता भी आएगी। इसका लाभ मजदूरों को भी मिलेगा और इसका लाभ नियोक्ताओं को भी मिलेगा। हम लोगों ने एक श्रम सुविधा पोर्टल बनाया है। इस पोर्टल के माध्यम से हमने कोशिश की है कि 4 करोड़ 17 लाख श्रमिक हैं जो संगठित क्षेत्र में काम करते हैं, उनका प्रोविडेंट फंड कटता है। वो प्रोविडेंट फंड का एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर सबको मिल जाए। एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर रहेगा और उसमें पोर्टेबिलिटी रहेगी। नौकरी अगर बदल भी जाती है तो भी अगर वो नौकरी बदलेगी तो भी वो नंबर साथ चलेगा। अभी सामान्य तौर पर यह ध्यान में आता है कि एक व्यक्ति ने 6 माह कहीं काम किया, उसके बाद उसे अच्छी नौकरी मिल गई 1000 किलोमीटर दूर, वो वहां चला गया। अब 6 महीने का पीएफ उसका एक स्थान पर जमा है, वो दूसरी जगह काम कर रहा है, तो उस खाते को वो ऑपरेट नहीं कर पा रहा। वहां जाके उसको दूसरा नंबर मिल गया, दूसरा अकाउंट मिल गया, उससे तनख्वाह ऑपरेट करने लगा। ऐसे खातों की बड़ी संख्या है
और ऐसी रकम लगभग 27,000 करोड़ रुपया है पूरे देश में, जो मजदूरों की बैंक के अकाउंट में डली है और जिसका क्लेम नहीं हो रहा। अनक्लेम नहीं मानता मैं उसको, लेकिन खाता ऑपरेट नहीं हो रहा, क्योंकि वो व्यक्ति कहीं ना कहीं होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन चूंकि उसे ये लगता है कि मैं 2,000 रुपए निकालने के लिए जाऊं तो 5,000 रुपया मेरा किराया लग जाएगा, तो इसलिए वो निकालने नहीं आ रहा है। तो अब इस यूनिवर्सल अकाउंट नंबर के माध्यम से ये हो जाएगा कि जैसे जैसे लोग ट्रेस होते जाएंगे, लोगों को ये मालूम पड़ता जाएगा, तो लोगों को लगेगा मेरा एक अकाउंट वहां भी था, वहां बैंक में लिख कर देगा, वो यूनिवर्सल अकाउंट नंबर उसका मिल जाएगा, खाता उसका वहां ट्रांसफर हो जाएगा, ऑपरेशनल हो जाएगा, वो राशि उसके काम आ जाएगी। इस यूएन नंबर के माध्यम से 27,000 करोड़ रुपया जो गरीबों का दावा रहित जिसे कहते हैं वो पड़ा हुआ है, वो गरीब आदमी की, मजदूर की जेब में पहुंचेगा। ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम इस श्रमयोगी जयते कार्यक्रम के अंतर्गत है। देश में 7 लाख स्थापनाएं हैं जो छोटी बड़ी इंडस्ट्रियां हैं, वो ऑनलाइन अपना ऑपरेशन कर सकें और हमारे ईएसआई से, फंड से रिटर्न्स भर सकें। तो इस दृष्टि से उनको एक विशिष्ट श्रम पहचान संख्या दी गई है, उसको हम लोग लिन शॉर्ट में बोलते हैं। वो सभी को प्राप्त हो गई जिस दिन मोदी जी ने उसका उद्घाटन किया। अब वो उस लिन नंबर से, जैसे इनकम टैक्स में पेन नंबर होता है, उसी से सारा व्यवहार होता है। अब इस लिन नंबर से श्रम विभाग और नियोक्ता अपना व्यवहार कर सकेंगे। इंस्पेक्शन स्कीम को भी हमने नया किया है। पहले इंस्पेक्टर किसी भी फैक्ट्री में इंस्पेक्शन बहुत बार करता था, किसी भी फैक्ट्री में नहीं करता था, और थोड़ी स्वेच्छाचारिता को भी बढ़ावा उसके कारण था, और कई कारखाने वाले परेशान भी रहते थे और इंस्पेक्टर राज ऐसे शब्द बहुत प्रयोग होते थे। इस इंस्पेक्शन स्कीम के माध्यम से हमने इंस्पेक्टर राज का भी खात्मा किया है। अब कंप्यूटर द्वारा जनरेट होगा कि लेबर इंस्पेक्टर कल कौन सी फैक्ट्री में निरीक्षण करेगा, और वहां वो निरीक्षण करेगा। निरीक्षण करने के बाद वो आगे 72 घंटे के अंदर पोर्टल पर अपनी ऑनलाइन रिपोर्ट फाइल करेगा। अगर 72 घंटे में उसकी रिपोर्ट फाइल नहीं होती है तो उसके बाद वो रिपोर्ट फाइल नहीं हो सकेगी। ये माना जाएगा कि ये उसकी अनुशासनहीनता की कार्यवाही है और हमको किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और उसको कारण बताओ नोटिस देकर पूछा जा सकता है क्यों नहीं करी, और उस पर कार्यवाही की जा सकती है। इस प्रकार से ही हमने इसमें ऑनलाइन शिकायत करने का भी प्रावधान रखा है। अब मजदूर को अगर कोई शिकायत है तो मजदूर ऑनलाइन शिकायत कर सकेगा, नियोक्ता को कोई शिकायत है तो नियोक्ता ऑनलाइन शिकायत कर सकेगा। यहाँ पर जो हमारा प्रकोष्ठ रहेगा, वो लोग शिकायतें आएंगी तो शिकायतों का विश्लेषण किया जाएगा और उस शिकायत पर कार्रवाई की जाएगी और कार्रवाई से उनको अवगत कराया जाएगा। इसी श्रम सुविधा पोर्टल में ये भी हमने प्रावधान किया है कि श्रम मंत्रालय के अंतर्गत 44 कानून है। 44 में से 16 कानून जिनको केंद्र सरकार सीधे गवर्न करती है, शेष कानूनों में समुचित सरकारें, राज्य सरकारें। इन 16 कानूनों के अंतर्गत नियोक्ता अब अलग अलग 16 फॉर्म नहीं भरेगा, उसको लिखा पढ़ी नहीं करना पड़ेगी, ऑनलाइन अपना रिटर्न फाइल कर सकता है और अपने रिटर्न को स्व प्रमाणित कर सकता है। हम नियोक्ता पर भी भरोसा कर रहे हैं कि इस सुविधा का वो सही उपयोग करेगा, क्योंकि हम उसके प्रमाणन को ही मान रहे हैं। यह भी पारदर्शिता की दृष्टि से और आगे बढ़ने की दृष्टि से एक बहुत बड़ा कदम श्रम मंत्रालय का है। इंडस्ट्री अक्सर कहती रही है कि बड़े लेबर रिफॉर्म्स की जरूरत है, और खासतौर पे जो उन्हें चाहिए कि लेबर को कभी भी ले सकें और कभी भी नौकरी से निकाल सकें, वो सुविधा उन्हें चाहिए, वो चाहे वो कहें या ना कहें, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से। तो आपको क्या लगता है कि क्या हमारे देश में इस तरह की एक रिफॉर्म की या इस तरह के कानून की जरूरत है? सबके हितों का संरक्षण होना चाहिए और सरकार की यही जवाबदारी है। लेकिन मैं ये मानता हूँ पूंजी और श्रम दोनों का समन्वय होना चाहिए और दोनों मिलकर ऐसी व्यवस्था बनाएं जिससे अधिक से अधिक रोजगार का सृजन हो, और रोजगार का सृजन हमारी सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है और रोजगार के अवसर बढ़ें। इस दृष्टि से अगर किसी रिफॉर्म की आवश्यकता है तो निश्चित रूप से हम जरूर करेंगे, और उद्योग को किसी प्रकार की परेशानी कानून के कारण खड़ी हो रही है तो उस कानून में बदलाव लाने में हमें संकोच नहीं होगा, लेकिन मजदूर के साथ भी अन्याय न हो यह सरकार जरूर सुनिश्चित करना चाहिए। आपने जैसे कहा कि जरूरत है रोजगार को बढ़ाने की, तो अक्सर बात होती है स्किल डेवलपमेंट की, जो कुशलता है उसमें बढ़ोतरी हो। हमारे देश में इस तरह की एक वो जो एजुकेशन सिस्टम रहा है जिससे कि एक जनरलिस्ट ही निकल के आते हैं, किसी एक चीज में वो एक्सपर्ट नहीं होते, भले ही वो प्लम्बर का काम हो या इलेक्ट्रिशियन का हो। तो अब स्किल डेवलपमेंट को लेके आपका मंत्रालय क्या कुछ कर रहा है? देखिए, रोजगार सृजन महत्वपूर्ण आवश्यकता आज देश की बनी हुई है और रोजगार के अवसर सरकारी नौकरियों में नहीं है, और इसलिए निजी क्षेत्र के
लोग उद्योग लगाएं, एक रास्ता ये हो सकता है। दूसरा, निजी क्षेत्र के उद्योगों में रोजगार का सृजन हो, दूसरा मार्ग ये हो सकता है। और उसके लिए जरूरी है कि स्किल डेवलपमेंट तेजी से होना चाहिए। मैंने जैसा कहा कि 1 करोड़ लोग लेबर फोर्स में शामिल होते हैं, तब 1 करोड़ लोग अगर अकुशल हैं तो उनको चाहकर भी कोई नौकरी नहीं दे सकता, और इसलिए स्किल डेवलपमेंट की अत्यंत आवश्यकता है। मुझे प्रसन्नता है और इस बात का गर्व भी है कि प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने इस चीज को पहचाना है और उन्होंने एक अलग से स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री बनाई है। उस मिनिस्ट्री ने अपना काम प्रारंभ कर दिया है। स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अतिरिक्त भी 18 मिनिस्ट्रियां हैं जो केंद्र सरकार में स्किल डेवलपमेंट के लिए अलग अलग तरीके से काम करती है। उसमें एक प्रमुख मंत्रालय जो है वो श्रम मंत्रालय और रोजगार मंत्रालय है। हम स्किल डेवलपमेंट की दृष्टि से एक नई आईटीआई बनाने का काम कर रहे हैं। 2500 नई आईटीआई पीपीपी मॉडल पर बनाने की हमारी कोशिश है। 1500 आईटीआई इस वर्ष हम लोग बनाएं, ये लक्ष्य लेकर हम लोग चल रहे हैं। हर राज्य में एक मॉडल आईटीआई बना रहे हैं। निजी क्षेत्र के लोगों से हम फ्लैक्सी एमओयू कर रहे हैं। जैसे एक कारखाने वाला व्यक्ति है और उसको आवश्यकता ऐसे हुनर की है जो हुनर हमारे आईटीआई के सब्जेक्ट में नहीं है, तो हमने उनसे एमओयू करके कहा है कि आपको जिस ट्रेड की आवश्यकता है उस ट्रेड को आप ऑनलाइन फाइल करो और उस ट्रेड की ट्रेनिंग कराओ, हम उसका सर्टिफिकेशन करेंगे। हमने अप्रेंटिस एक्ट में भी परिवर्तन किया है और अप्रेंटिस एक्ट में परिवर्तन करने के बाद उसमें नियोक्ताओं को भी सरलता दी है। कानूनी जो अड़चने थी उनको भी समाप्त किया है। उसके कारण जो 4,98,000 अप्रेंटिस सीट पूरे देश में होती थी, अब बढ़कर वो 23 लाख हो जाएगी। पहले इंजीनियरिंग पास करने के बाद ही अप्रेंटिस व्यक्ति हो सकता था, अब हमने उसको खोला है कि बीए, बीएससी, बीकॉम, एमबीए ये लोग भी अप्रेंटिस हो सकते हैं और ये ट्रेनिंग लेके अपना काम प्रारंभ कर सकते हैं। तोमर साहब, बाल श्रम की भी बात करते हैं। कानून में तो कहीं कोई कमी नजर नहीं आती, कानून तो है, मगर फिर भी देश भर में आज भी चाइल्ड लेबर है। आपको क्या लगता है कि क्या कुछ किया जा सकता है कि बाल श्रम में कम से कम अगर पूरा ही जड़ से ना खत्म किया जा सके, कम से कम कमी तो लाई जा सके? बाल श्रम निश्चित रूप से अभिशाप है, ये नहीं होना चाहिए। गरीबी एक सच्चाई है, जब तक उससे नहीं उभरेंगे तब तक बाल श्रम किसी न किसी रूप में विद्यमान रहेगा। लेकिन ये कहना भी सच नहीं है कि बाल श्रम की दृष्टि से अभी बहुत काम नहीं हुआ। बाल श्रम की दृष्टि से जो काम हुआ है वह काफी हुआ है और उसके कारण बाल श्रम में कमी भी आई है और निरंतर उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। एक्ट के अमेंडमेंट की बात है तो एक्ट के अमेंडमेंट में भी हम लोग जा रहे हैं और जिन क्षेत्रों में बाल श्रम विद्यालय खोलने की आवश्यकता है, एनजीओ की सहायता लेने की आवश्यकता है, वो हम कर रहे हैं। सीधे कलेक्टर को हम लोग बड़ी फंडिंग करते हैं। कलेक्टर की अध्यक्षता में एक समिति है, वो एनजीओ के माध्यम से बाल श्रमिकों को ढूंढते हैं, उनको ब्रिज कोर्स कराते हैं, उनकी सहायता करते हैं और वो मेन स्ट्रीम में आ जाएं, इस बात की पूरी कोशिश करते हैं। मंत्री जी, पिछले 1.5-2 साल में अगर हम देखें तो कुछ सेक्टर्स हैं, जैसे ऑटोमोबाइल्स है या कुछ बेल्ट है, मानेसर का बेल्ट है, जहां पर कोई इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम्स और लेबर अनरेस्ट शुरू हो रहा है। आपको क्या लगता है कि अब वो एक विश्वास की कमी है या कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा मैनेजमेंट और लेबर के बीच में? मैं समझता हूँ धीरे धीरे उद्योगपतियों की भी समझ बढ़ी है, श्रमिक संगठनों की भी समझ बढ़ी है और श्रमिकों की समझ भी बढ़ी है। उसके कारण धीरे धीरे निश्चित रूप से इसमें कमी आई है। अब सब लोग त्रिपक्षीय वार्ता को महत्व देते हैं और कोशिश करते हैं कि ये फैक्ट्री में लॉकआउट की परिस्थिति खड़ी न हो, वायलेंस न हो। अपवाद स्वरूप थोड़ा थोड़ा अनरेस्ट चलता रहता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब जो स्पिरिट बनी है उससे एक बड़ा सुधार और आएगा। तोमर साहब, आप स्टूडियो में आए और इस कार्यक्रम में भाग लिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। कंट्री वाइड कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय श्रम मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ भेंटवार्ता। उनके साथ बातचीत कर रहे थे समाचार विश्लेषक एस रंगाभाष्यम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इस कार्यक्रम के बारे में आप अपनी प्रतिक्रिया हमें ईमेल भी कर सकते हैं। पता है talksHNSD@air.org.in। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।